नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अटल टीवी पर। और होली के इस पावन पर्व पर होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे दर्शकों को। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ये जानते रहिए कि त्योहार में भी कौन खुश है कौन नहीं खुश है। हालांकि त्योहार तो सभी को खुश करता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो त्योहार पर इसलिए नहीं खुश हैं क्योंकि उनके पास उनकी माली हालत या यूं कहें उनका जो जीवन यापन है वो काफी कठिन है। ऐसे ही कुछ वर्गों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। पहले बता दूं कि मैं बात किसके लिए करूंगा। मैं करूंगा शिक्षा मित्रों के लिए, मैं करूंगा मदरसा शिक्षकों के लिए, मैं करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए और मैं बात करूंगा मनरेगा कर्मियों के लिए। ये चार प्रमुख वर्ग हमारे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग तरहों से सेवाएं देते हैं, जिसमें शिक्षा मित्र शामिल हैं, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा देने का जिम्मा था। और इसके साथ मैं बात करूंगा मनरेगा कर्मियों के लिए, जो गांव ग्रामीण की विकास की रफ्तार को और दुगना करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा आज मदरसा शिक्षकों के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में मदरसा शिक्षकों के लिए जो आदेश आया है उससे कहीं ना कहीं उनकी कमर टूट गई है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं के बारे में, जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन अब लंबे समय से उस शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं उसमें जो हुई खामियां हैं उसको कटघरे में खड़ा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से अब अपने अपने घर हैं। शुरुआत करते हैं शिक्षा मित्रों से। शिक्षा मित्र हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की एक मजबूत रीढ़ कही जाती है। ये शिक्षा मित्र शिक्षा के साथ साथ कई और अन्य काम भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है? क्या आपको पता है कि ये शिक्षा मित्र किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं को किसी ने ही नहीं सुना। इनका मानदेय बढ़ाया भी गया था, लेकिन फिर अचानक से आदेश आया और इनका मानदेय फिर से वापस हो गया और अब इनको 9 से 10,000 रुपए महीने मिलते हैं। वो भी कुछ महीने आता है, कुछ महीने नहीं आता है, कुछ जिलों में आता है, कुछ जिलों में नहीं आता है। हमने लगातार इन शिक्षा मित्रों की आवाज उठाने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमें और इन शिक्षा मित्रों को कामयाबी भी मिली थी। अधिकारियों से मुलाकात करने से लेकर के मंत्रियों से मुलाकात करने तक का सिलसिला चला था। प्रस्ताव बने थे और प्रस्ताव भी शासन तक पहुंच गया था। लग रहा था कि अब ये जो प्रस्ताव है, इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और शिक्षा मित्रों के भी जो दिन हैं वो बदल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और इस बार की होली इनकी फीकी नहीं जाएगी। लेकिन तभी अचानक से चुनावों का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान होते ही आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगते ही इन शिक्षा मित्रों के जो प्रस्ताव शासन तक पहुंचे थे वो भी एक जगह पर रुक गए। फिलहाल ये शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने गुहार लगाते नजर आए हैं। कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी किया है। कुछ शिक्षा मित्रों ने या फिर यूं कहा जाए कि कुछ महिला शिक्षा मित्रों ने इस आदेश की वापसी के विरोध में अपने बाल तक मुंडवा लिए थे। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का बड़ा दल लगातार सरकार से अपनी मांगों के लिए मुलाकात करते रहा है और लगातार हमारी तरफ से प्रयास यही रहा है कि उनकी मांगों को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाए। लगातार हमारी शिक्षा मित्रों का नेतृत्व करने वाले नेताओं से भी बात हुई है और उसी का कुछ अंश मैं आज आपको सुनवा रहा हूं। आप लोगों ने देखा कि पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने अपने साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार दिन रात, सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम में 31 दिसंबर से लेकर के आज 16 मार्च तक लगभग 441 दिन हो रहे हैं, जिसमें से 300 दिन हम लोग घर के बाहर रहे। कि हम सबका भविष्य जो बिगड़ा है, हम सबका भविष्य जो खराब है,
वो सही हो जाए। आप लोगों से जो मदद मांगी आपने पूरी की। आपको जब जब हमने लखनऊ बुलाया, लखनऊ आए। जब जब हमने कहा कि जिले पे काम करना है, आप लोगों ने जिले पे काम किया। हमने कहा कि सांसद का घेराव करना है, तिरंगा यात्रा निकालना है, आपने वो भी किया। हर तरह से आपने हमारा साथ दिया और लड़ाई भी आपकी सही रास्ते पर चल रही थी। कहीं पर से कोई संशय, कोई भी कहीं पर से ये नहीं कह रहा था कि नहीं हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमने सबसे पहले संगठन पे काम किया। संगठन के लोगों को जो हमारे बिखरे हुए थे 6 साल से, सबको एक करने का काम किया। बिखरे कुनबे को हमने एकत्रित किया। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, जहां पर सारे लोगों ने आशाएं समाप्त कर दी थी, हमारे शिक्षा में साथियों ने, हमने उनके अंदर पुनः एक आशा, उम्मीद की किरण और दीपक जलाने का काम किया। और 26 सितंबर से लगातार जब शुरुआत की फर्रुखाबाद से मैनपुरी, मैनपुरी से फिरोजाबाद, से आगरा, इटावा, मथुरा से हाथरस, हाथरस से कासगंज, कासगंज से एटा, एटा से अलीगढ़, अलीगढ़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से नोएडा, नोएडा से शामली, शामली से गाजियाबाद होते हुए अमरोहा, मेरठ, बिजनौर होते हुए मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ से फिर बाराबंकी, गोरखपुर, सारे जगह जाकर के आप लोगों को हमने तैयार किया कि आप लोग अपने हक के लिए आगे आइए, हमारे साथ आइए और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला अफजाई के लिए, साथ देने के लिए, मदद करने के लिए। और अब आप लोग अपने साथियों के साथ जुड़ के रहें, जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें, सबके साथ रहें, किसी को भी अपने से छोटा महसूस ना होने दें। मैं सभी अपने शिक्षा में साथियों को और जो साथी हमारे अन्य संगठन के भी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, मदद कर रहे थे, भले ही वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस आदर्श आचार संहिता के बाद भी हम लोग एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, कहीं से भी किसको दूर नहीं जाने देंगे, सबको बुलाएंगे, सबके साथ बात करेंगे, सभी संगठन जितनी टीमें हैं सबके साथ हम बात करेंगे, सबको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, सबको लेकर के एक साथ चलेंगे। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम। आपकी लड़ाई आगे भी हम लड़ते रहेंगे और कहीं से भी अपने आप को दुखी मत होने देना। यदि हमारा एक साथी भी दुखी हुआ तो समझ लेना कि मेरी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए आपके चेहरे की मुस्कान ही हमारी मुस्कान बनेगी। तो देखा आपने शिक्षा मित्रों को कि क्या बदहाली है और किस बदहाली से उनका जीवन कट रहा है। फिलहाल लड़ाई लड़ने का नाम है और जिंदा दिल ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ शिक्षा मित्रों का भी कहना है। वो हारे जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी बात को वहां पर पहुंचा करके हक की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा मित्रों की ही तरह बदहाल है एक और वर्ग, और उस वर्ग का नाम है मनरेगा। मनरेगा और ग्राम रोजगार सेवक, ये वो वर्ग है जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर ग्रामीण हिस्सों में रोजगार के जरिए उसके विकास की रफ्तार को दुरुस्त करता है। किसी भी तरीके का विकास हो, गांवों के विकास को बेहतर करने के लिए मनरेगा और ग्राम रोजगार सेवकों की मदद ली जाती है। लेकिन इनके दिन भी बहुत अच्छे नहीं बीत रहे हैं और होली से कहीं ना कहीं इनका भी वास्ता दूर दूर तक अच्छा नहीं है, क्योंकि रंग इस होली में उनको मिलेगा या उनके जीवन में रंग आएगा या नहीं आएगा, इसकी आस उन्होंने बहुत पहले लगाई हुई थी। इसके लिए उन्होंने सरकार के नुमाइंदों से भी मुलाकात की थी, अधिकारियों से भी मुलाकात की थी,
मामला ये है कि एक लंबे समय से इन मनरेगा कर्मियों को भी मानदेय नहीं मिला है। ये अपने मानदेय के लिए लगातार सरकार के पास गए, अधिकारियों के पास गए, मंत्रियों के पास गए, कार्यक्रम भी कई सारे इन लोगों ने करवाए कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लगी, उसके बाद ये समझ आ गया कि मनरेगा के और ग्राम रोजगार सेवक के इन कर्मियों की होली बेहतर नहीं बीतने वाली है। और उनको ये पता चल गया कि इस होली में भी उनका जो ये त्योहार है ये फीका बीतेगा। और इसके लिए भी हमारे टीम ने लगातार इन मनरेगा कर्मियों की आवाज उठाने की कोशिश की है। मनरेगा कर्मियों के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। और इसके अलावा केंद्र में मनरेगा कर्मियों का नेतृत्व करने वाले कुछ और पदाधिकारियों ने भी अपना बयान जारी किया, वो भी सुनिए। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ बहुत चिंतित है। आज जब देश में एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन टैक्सेशन यानी जीएसटी, वन नेशन वन इलेक्शन की जोरदार वकालत की जा रही है करने वाली देश की केंद्र सरकार, वह देश के माननीय प्रधानमंत्री जब अपने हर उद्बोधनों में देशवासियों को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है, उपरोक्त सारी बातें तब जुमला लगने लगती है जब देश की व्यवस्था पर नजर जाती है। देश की व्यवस्था दो तरह की बनाई हुई है। देश में सरकारी सेवा करने वाले एक कर्मचारी का तबका है उन्हें वेतनमान जिसमें 40-50 हजार रुपये से 2 लाख रुपए तक दिया जाता है। उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मुफ्त मिलती है। उन्हें मेडिकल की सुविधाएं, गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सारा सरकार वहन करती है। किंतु वहीं दूसरा वर्ग जो है उसे संविदा के नाम पर उसे संविदा कर्मी कह के सारे सेवाओं से महरूम कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका वेतन भी, जो सबसे छोटा कर्मी है, मनरेगा की बात कर रहा हूं, उसमें 6,000 रुपये से लेकर 12,000 14,000 रुपये तक दिए जाते हैं। अलग राज्य का अलग अलग रेट है, जबकि मनरेगा एक ही एक्ट है। साथ ही इतना कम खर्च में परिवार चलाना बहुत ही कठिन कार्य है। 1,000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं इसके अच्छे कार्यान्वयन कराने के लिए, और बहुत से संशोधन किए जाने हैं और किए भी जा रहे हैं। लेकिन मनरेगा कर्मियों के लिए उनका हक, वेतनमान और उनका सेवा स्थायीकरण, उन्हें सरकारी सुविधाएं देने के बात पर एक भी संशोधन तो दूर, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, देश के विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें मनरेगा एक्ट और गाइडलाइन के हवाला देकर मौन साध लेती हैं। देश के अर्थव्यवस्था को संभालने में सहयोग किया। मनरेगा कर्मियों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर मनरेगा के कार्यों को बंद नहीं होने दिया और करोड़ों घरों में चूल्हा जलाने का काम किया। आज उनके चूल्हा जलने पर लाले पड़े हुए हैं। मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ। मैं अटल टीवी को और अटल टीवी के समस्त सुनने वालों को, समस्त श्रोतागणों को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। परंतु इस बार होली का त्यौहार मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए फीकी होने जा रही है, क्योंकि विगत 6 से 8 महीने का मानदेय सभी का बकाया है। विभाग के अधिकारी हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं
तो आपने देखा कि मनरेगा कर्मियों की पीड़ा कैसी है और इस पीड़ा को उन्होंने किस तरह से आपके सामने रखा, और इसके पहले वो सरकार के नुमाइंदों के सामने रखते आए हैं, सरकारी अधिकारियों के सामने रखते आए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मदरसा शिक्षकों की। ये वो मदरसा शिक्षक हैं जिन्होंने मदरसे की शिक्षा को बेहतर करने, या यूं कहें मदरसे में पढ़ने आने वाले छात्रों के भविष्य को बेहतर करने का बीड़ा उठाया था। इनका यह कहना है कि मदरसे में दीनी तालीम के अलावा कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, कई सारी और विषयों पर शिक्षाएं छात्रों को दी जा रही थी। यहां पर दीनी तालीम नहीं मिलती है और दूसरे टेक्निकल विषयों के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन मदरसा शिक्षकों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इस बड़ी संख्या में सिर्फ मुस्लिम शिक्षक नहीं, इस बड़ी संख्या में हिंदू शिक्षक भी हैं और इसके साथ ही उनका भी प्रयास यही रहता है कि मदरसे में जो छात्र पढ़ने आ रहा है उसको बेहतर भविष्य से जोड़ा जाए, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो दी जाए, शिक्षा का विस्तार किस तरह से हो रहा है उससे उनको जोड़ा जाए, कैसे आने वाले समय में शिक्षा से जुड़ करके वो बेहतर रोजगार पा सकते हैं, उससे उनको जोड़ करके उनको शिक्षा दी जाए। मदरसा शिक्षकों की संख्या भी बहुत बड़ी थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये मदरसा शिक्षक भी सड़क पर आ गए। बीते दिनों पता यह चला कि मदरसा शिक्षकों का जो केंद्रांश है, मतलब जो केंद्र का हिस्सा उनके मानदेय का आता है, वो आना बंद हो गया। राज्य सरकार की तरफ से उनके मानदेय का कुछ हिस्सा उन्हें मिल भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया गया और सालों बीत गए हैं, उन्हें अपना जो ये अंश है, जो मानदेय का अंश है, वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये सोचा कि चलो अब आगे की रणनीति तय करी जाए और रणनीति में समझ यही आया कि चलो अब बैठते हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जो प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन गृह है, और वहां से अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन शुरू हुआ, दिन पर दिन बीतते गए, जाड़ा, गर्मी, बरसात बीतते गया, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा था। फिलहाल चुनावों से पहले मदरसा शिक्षकों के संगठन ने मौजूदा जिम्मेदार मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सब हमारे भाई हैं, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन इसी बीच अभी कुछ दिन, या फिर यूं कहें 2 दिन पहले, हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उससे मदरसा शिक्षा के साथ साथ इन मदरसा शिक्षकों की जो भविष्य है वो लगभग अब अधर में लटक चुकी है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां हुई हैं और हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में जहां वो अपने मानदेय की मांग कर रहे थे, उसी बीच इस तरह का फैसला उनके लिए इस होली के साथ साथ ये जो रमजान का महीना चल रहा है वो काफी दर्द भरा है। बयान सुनिए मदरसा शिक्षकों के नेताओं का। माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग बहुत दुखी हैं। ये बोर्ड 20 साल पुराने से इसका गठन हुआ है। जिस तरह से मदरसा बोर्ड में अरबी फारसी की तालीम दी जाती है, उसी तरह से संस्कृत बोर्ड में भी तालीम दी जाती है। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड बना हुआ है उसी तरीके से संस्कृत बोर्ड भी बना हुआ है, और मदरसा बोर्ड में अरबी फारसी का ज्ञान दिया जाता है, विषय पढ़ाई जाती है। जिस तरीके से संस्कृत में जो भी धार्मिक किताबें हैं पढ़ाई जाती हैं, इसी तरह मदरसा बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। और चूँकि मदरसा शिक्षक संघ, मदरसा बोर्ड, मदरसा प्रबंधक समितियां इस मामले में शामिल नहीं थी, इस कारण माननीय न्यायालय के सामने आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, ये जानकारी पूर्ण तरीके से सामने नहीं आई। दूसरा ये है कि सरकारी वकील माननीय न्यायालय के सामने इस बिंदु को सही से नहीं रख पाए। इसमें आधुनिक विषय शिक्षा भी दी जाती है, इसलिए माननीय न्यायालय से एक बड़ी चूक हो गई है।
पूरी जानकारी ना देने के कारण कोई कमी है, मदरसा एक्ट में कोई कमी है, तो उसमें सुधार के लिए सरकार को लिखना चाहिए, उसमें संशोधन के लिए सरकार को लिखना चाहिए। हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षक है, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में आज 8 साल 7 साल से पड़ा हुआ है, कभी कोई डेट नहीं लग रही है, कभी कोई तारीख नहीं हो रही है, कभी कोई बहस नहीं हो रहा है। और ये क्या हो रहा है कि जो हम लोगों के साथ में इस तरीके से जो है फैसले आ रहे हैं। माननीय न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मगर बहुत दुख हुआ है, बहुत खात हुआ है। हम लोगों का जो मदरसा आधुनिक शिक्षक है, हम लोगों का बकाया कई साल से चल रहा है। कोई अखबार नहीं बचा है, कोई टीवी नहीं बचा है, कोई सोशल मीडिया का माध्यम नहीं बचा है, कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई चैनल नहीं बचा है जिसमें हम लोगों की क्या कहते हैं जानकारी और हम लोगों का बकाया के बारे में गहन हो। अगर बोर्ड में कोई अधिनियम में कमी है तो माननीय न्यायालय उसमें संशोधन कराए और हम लोगों के साथ में, हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ में, हम अल्पसंख्यकों के साथ में इस तरीके के फैसले को जो है लागू ना करें। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर यूं कहें हमारे देश में अलग अलग वर्गों में सेवाएं देते थे और अचानक से उनके साथ इतनी बड़ी समस्याएं घट गई। अब अगर चुनाव है तो चुनाव में युवाओं की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा वो वर्ग है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की गद्दी को या देश के नेतृत्व करने वाली गद्दी को तय करता है कि उस पर कौन बैठेगा। और कहा यही जाता है कि जिस भी देश का युवा मजबूत है वहां का लोकतंत्र, वहां की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में युवाओं का एक बड़ा वर्ग सपना देखता है उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का, शिक्षक बन के जो शिक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का। और इसीलिए एक बहुत ही अहम भर्ती प्रक्रिया जो अब विवादों में है, उसका नाम 69,000 शिक्षक भर्ती है, उससे जुड़े हुए अभ्यर्थियों का। यह अभ्यर्थी लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती के मसले को दुरुस्त करके उसमें जो त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों को सही करने की मांग कर रहा है। कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, सरकार के नुमाइंदों के दरवाजों तक बात पहुंच चुकी है, प्रदर्शन हुआ है, लाठियां खाई गई हैं, कई चोटिल हो गए हैं, रोते बिलखते चेहरे अक्सर हमने और आपने देखे होंगे। इन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अभी बीती दिवाली भी इको गार्डन में ही मनाई थी और ये कहा था कि सरकार हमारी इस व्यथा को समझे और हमारी समस्याओं को समझे। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला चल रहा है उसमें इन्हें इंसाफ दिया जाए। ये कई वर्गों में बंट चुका है, जिसमें 6800 की भी एक लिस्ट शामिल है और इसमें आरक्षण को लेकर के विसंगतियां पाई गई थी, ऐसा इन अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन इस पर भी अभी तक किसी प्रकार से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अभ्यर्थी भी अलग अलग टुकड़ों में लखनऊ के इको गार्डन में बैठते थे, कुछ 6800 से जुड़े हुए, कुछ 69,000 से जुड़े हुए, कुछ 1 नंबर से जुड़े हुए। इन अभ्यर्थियों ने भी मन बना लिया था कि लोकसभा चुनाव आते आते इनकी समस्याओं का निष्कर्ष हो जाएगा। बहरहाल इन्होंने नेताओं के घरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए, रैलियों में पहुंच करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन अंत में फैसला वही हुआ, आचार संहिता लगी। हमारी इन अभ्यर्थियों से भी बात हुई, वो भी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि उत्तर प्रदेश में होली या फिर देश में होली इस चुनाव के दौरान इन लोगों की कैसे बीत रही है। हम लोग 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। इसको योगी आदित्यनाथ जी ने माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और इनकी एक कमेटी बनाई गई मुकुल सहगल जी के अध्यक्षता में, उन्होंने माना। इसके बाद भी हम लोग 5 जनवरी 2022 से लगातार सड़कों पे हैं, एक नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। आपने जैसा बताया कि शिक्षा मंत्री हुए, डिप्टी सीएम हुए और भी जितने तमाम मंत्री हैं, सब के यहाँ जा करके हम लोगों ने गुहार लगाई कि साहब हम पिछड़े दलित हैं, और खास करके बैकवर्ड दलित नेताओं के यहाँ जिन्होंने हमारे वोटों पर अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से हम पर राज कर रहे हैं, उनके यहाँ हम लोग गए। लेकिन आपने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, सूचना लग गई, मायूसी तो होगी।
अगर आप जिसको वोट देते हो, जिसको राजा बनाते हो, अगर वही आपके लिए ना काम करे, जनता के लिए ना काम करे, तो मायूसी तो होती है। हमें किसी बात का दर्द नहीं है कि नहीं हम लोगों की नौकरी मिली नहीं मिली, इसमें हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, हमारे समाज के मंत्रियों ने साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं लिस्ट निकाली, उस लिस्ट को नियुक्ति में नहीं तब्दील किया गया। ये अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी लगातार हमको गुमराह करते रहे, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते गए, वो फिर से एक बार मंसूबे में अपने कामयाब हुए। तो ये थे समाज के कुछ वर्ग, या यूं कहें उत्तर प्रदेश के कुछ वर्ग, जो अपनी होली कैसे मना रहे हैं या किस तरह से पीड़ा से अपना जीवन काट रहे हैं, पीड़ा से उनका जीवन कट रहा है। उनके बयान आपने सुने। फिलहाल मेरी एक ये कोशिश है कि इन सब की बात पहुंचे सरकारों तक और कुछ ना कुछ करके इनकी समस्याओं का भी हल निकले। फिलहाल आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रंग खेलिएगा, लेकिन सावधानी से, और लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।